हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां म्यांमार पर अमेरिका ने की है बड़ी सख्त कार्यवाही। जी हां दोस्तों, लगा दिया है सैन्य अधिकारियों पर बड़ा प्रतिबंध। क्या है प्रतिबंध दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर जो बाइडेन की चाइना को बड़ी चेतावनी। अमेरिका का हक छीनना चाहता है चाइना, किसी रूप में नहीं बख्शेंगे चाइना को, इस तरह की चेतावनी दी गई है दोस्तों। और क्या क्या बातें कही गई हैं जो बाइडेन की तरफ से, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है दोस्तों, और उसके साथ इतनी सारी संदिग्ध चीजें बरामद की हैं। क्या क्या है वो भी, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर 27 साल के एक शख्स ने जो बाइडेन और उनके स्टाफ का सिर कलम करने की दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन है और बाद में उसको क्या सजा मिल पाई है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही हिंदू मुसलमान पर गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी को घेरा है। जी हाँ दोस्तों, दे डाली है ये बड़ी जवाब। क्या कहा है उन्होंने, बताएंगे आपको। साथ ही रोजगार से जुड़ी भी आपको खबरें बताएंगे दोस्तों, और बच्चों के स्कूल से जुड़ी भी खबर बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं हमेशा की तरह की मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो पहली बड़ी खबर में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज के ही दिन पुलवामा अटैक हुआ था दोस्तों, और भारतीय वीर शहीद जवानों को हमारी पूरी टीम की तरफ से शत शत नमन, दिल से श्रद्धांजलि है दोस्तों हमारे पुलवामा के शहीदों के प्रति। दोस्तों अगर आप भी आज उनके लिए श्रद्धांजलि बांटना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में शत शत नमन है मेरे देश के शहीद जवानों को जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार पर अमेरिका ने की है बड़ी सख्त कार्यवाही। लगा दिया है सैन्य अधिकारियों पर बड़ा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के तख्ता पलट और आंग सान सूकी समेत अन्य शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेने के लिए जिम्मेदार सैन्य अधिकारियों पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें 10 मौजूदा और पूर्व सैन्य अधिकारी तथा 3 कंपनियां शामिल हैं। इनमें से 6 लोग राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, और वे सीधे तौर पर तख्ता पलट में शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों, उनको अमेरिका में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। क्या कहते हैं इस पर, आप क्या कमेंट करेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन की चाइना को बड़ी चेतावनी। कहा अमेरिका का हक छीनना चाहता था और चाहता है चाइना। जी हाँ दोस्तों, शपथ लेने के 22 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बृहस्पतिवार को पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। इसके अगले ही दिन जो बाइडेन ने अमेरिकी सीनेट के कुछ सदस्यों के साथ बैठक की और चेता दिया है कि हम चीन की नीति पर नहीं चल सकते हैं। चीन हमारा बनाया भोजन यानी लंच खाना चाहता है, यानी कि वो हमारा अधिकार हमसे छीनने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने कुछ सीनेटरों से कहा है कि आधारभूत ढांचा पर खर्च के मामले में अमेरिका ने यदि तेजी नहीं दिखाई तो चीन भारी पड़ेगा और अमेरिका पीछे हो जाएगा, इसलिए इस पर अधिक खर्च करने की जरूरत है। इससे एक दिन पहले शी जिनपिंग के साथ हुई करीब 2 घंटे की फोन वार्ता में चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि टकराव से दोनों ही देशों को नुकसान होगा, इसलिए हमें बीच का रास्ता निकाल कर चलने की जरूरत है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। 14.8 किलो हीरोइन बरामद किया गया है दोस्तों। पंजाब से लगती पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पंजाब के तरन तारण में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। अधिकारी ने बताया है कि जवानों ने शुक्रवार देर रात 2:30 बजे बॉर्डर पर बाढ़ के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी और खतरे को भांपते हुए उन्हें गोलियां चला दी। सुबह तलाशी में घुसपैठिए का शव बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने शव के पास ही हीरोइन के 14 पैकेट, 1 मैगजीन, 6 गोलियां और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है दोस्तों। जानकारी के अनुसार 12 फरवरी और 13 फरवरी की रात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अमृतसर और सीमा सुरक्षा बल
बल की ओर से संयुक्त रूप से एंटी नार्को आतंकवाद ऑपरेशन चलाया गया। ऐसे में दोस्तों थैंक यू जरूर कह दीजिएगा हमारे बीएसएफ को। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस ने बनाया है महाविनाशक अंडर वाटर ड्रोन, अमेरिका तक दाग सकेगा परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्य देशों के साथ तनाव के बीच रूस ने एक महाविनाशक अंडर वाटर ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन विमान, परंपरागत और परमाणु दोनों ही तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। पानी के अंदर चलने वाला ये पोसाइडन ड्रोन विमान इतना शक्तिशाली है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तटीय इलाके में मोर्चेबंदी और आधारभूत ढांचे तक को तबाह करने में सक्षम है। रूस जल्द ही इस ड्रोन विमान का परीक्षण करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रूसी मीडिया के मुताबिक पोसाइडन ड्रोन विमान के पानी के अंदर से दागे जाने की तैयारी चल रही है। ये इस ड्रोन विमान को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली रूसी प्रोजेक्ट 09852 सबमरीन बेलगोरोड से छोड़ा जाएगा। अमेरिकी पत्रिका नेशनल इंटरेस्ट ने इस ड्रोन को महाविनाश का हथियार बताया है। बताया ये जा रहा है कि बेलगोरोड सबमरीन पर सबसे पहले इस ड्रोन को तैनात किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान का साथ देने को अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की फिराक में है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, मगर अब तुर्की कश्मीर को लेकर एक नई साजिश रच रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि तुर्की अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहा है। ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में तुर्की की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कश्मीर मसले पर तुर्की अक्सर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। ग्रीस की पेंटा पोस्टागामा नाम की एक वेबसाइट पर प्रकाशित हुई खबर के मुताबिक तुर्की के भाड़े के लड़ाकों का सैन्य संगठन सादात अब कश्मीर में एक्टिव होने की तैयारी कर रहा है। दरअसल तुर्की खुद को मध्य एशिया में अग्रणी शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पेंगोंग के बाद अब डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीन की छुट्टी करेगा हमारा भारत। जाने कब हो सकती है वार्ता। बता दे, पेंगोंग लेक इलाके से सेनाओं की वापसी शुरू होने के बाद सेना ने अब 3 अन्य स्थानों डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से टकराव खत्म करने और सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की वार्ता शुरू हो सकती है, जिसमें ये स्थान चर्चा का विषय होगा। जी हाँ दोस्तों, एलएसी पर 4 स्थानों पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा टकराव पेंगोंग लेक इलाके में था, लेकिन इसके अलावा डेप्सांग में भी सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि वहां टकराव के दौरान यथा स्थिति में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेनाएं पहले थोड़ा पीछे हटी हैं, लेकिन इन इलाकों में भी मई 2020 से पहले की स्थिति अभी बहाल होनी बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पेंगोंग में पूर्व की स्थिति बहाल होने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन बाकी 3 इलाकों पर अभी वार्ताओं के दौर होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो मुंबई तट के करीब जहाज में लगी आग, 1 जख्मी, 3 नौसैनिक लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया। इसको लेकर दोस्तों बता दें, मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर अरब सागर में शनिवार को एक ऑफ शोर सप्लाई जहाज ग्रेट शिप रोहिणी में आग लग गई। इस हादसे में चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया, तो वहीं आग लगने से कम 3 नौसैनिक लापता हो गए। सूचना पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज और विमान आग बुझाने के लिए तैनात किए गए हैं। आईसीजीसी की ओर से बताया गया है कि एक चालक दल के सदस्य को चोटें आई, जिन्हें बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तट रक्षक के प्रवक्ता के अनुसार शनिवार सुबह ग्रेट शिप रोहिणी में उस समय विस्फोट हुआ जब वो ओएनजीसी के बॉम्बे हाई एंड क्यू प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचा था। सूचना मिलने पर आईसीजीसी ने एक अपतटीय गश्ती पोत समर्थ को स्थान पर भेज दिया और एक आईसीजी डॉनियर विमान ने आपात स्थिति के हवाई मूल्यांकन के लिए उड़ान भरी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ट्वीट पर, किस प्रकार से आग को 2 जहाज बुझाते हुए
नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो वकील ने कहा डोनाल्ड ट्रंप पर हिंसा भड़काने का आरोप बहुत बड़ा झूठ है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने सीनेट में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उन पर हिंसा भड़काने का जो आरोप लगाया गया है वो एक बहुत बड़ा झूठ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वकील माइकल वैन डेरविन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट सांसदों की ओर से शुरू की गई महाभियोग की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल में दंगे करवाए थे जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार किया है। अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने संकेत दिया है कि वे ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए मतदान नहीं करेंगे। बचाव पक्ष ने महाभियोग सुनवाई के त्वरित समापन के लिए 4 घंटे से भी कम का समय लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या अमेरिकी संसद भवन के दंगों में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ होगा दोस्तों, हाँ या ना? हमारी भारत की जनता क्या कहती है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो गलत रिपोर्टिंग के चलते चीन ने बीबीसी पर लगाया है प्रतिबंध, ईयू की अपील पर हटाई जाए रोक। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए अपने यहाँ चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में यूरोपीय संघ यानी ईयू ने शनिवार को चीन से अपना फैसला बदलने की अपील की है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने चीन से अपील में कहा है कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज टेलीविजन चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध को वो वापस ले। जानकारों का कहना है कि चीन ने यह प्रतिबंध ब्रिटेन द्वारा चीन के सरकारी प्रसारक CGTN का लाइसेंस रद्द करने के जवाब में लगाया है। ऐसे में ईयू ने एक बयान जारी करके कहा है, इसमें कहा गया है कि बीजिंग की पहल से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसकी सीमाओं में सूचनाओं की पहुंच बाधित होती है और ये चीन के संविधान और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो मैक्सिको में फंसे हैं 25,000 लोगों को शरण देगा यूएसए। 19 फरवरी को अदालत में होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका शुक्रवार को कहा है कि शरण के लिए मैक्सिको में इंतजार कर रहे करीब 25,000 लोगों को अदालत में आव्रजन मामलों की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका आने की इजाजत दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि शरण के लिए मैक्सिको में इंतजार कर रहे 25,000 लोगों के लंबित मामले की 19 फरवरी को अमेरिका में के अदालत में सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो भूकंप के तेज झटकों से कांपा पूरा जापान। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र इलाके में बड़ा हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, जापान के पूर्वोत्तर इलाके में शनिवार शाम को आए तेज भूकंप के झटकों से अफरा तफरी मच गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 के आसपास मापी गई है। इस भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव फुकुशिमा और मियागी के इलाकों में देखने को मिला है। इस क्षेत्र में साल 2011 में भी भूकंप आने के बाद सुनामी आई थी, जिसके बाद से आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका ने बनाई है महाविध्वंस हाइपरसोनिक मिसाइल। 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित किया है। ये मिसाइल 1 घंटे में 6000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसे जल्द ही अमेरिकी सेना में शामिल भी किया जा सकता है, जिसे लेकर आर्मी की एक खास यूनिट को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल मायहम हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिकी सेना की रैपिड कैपेबिलिटीज एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑफिस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल एल नील थरगुड ने दावा किया है कि यह मिसाइल सितंबर तक सेना में कमीशन कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया है दोस्तों कि अपने परीक्षणों के दौरान मिसाइल ने सभी मानकों को पूरा किया है। अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान सीमा पर ईंधन टैंकर में बड़ा धमाका। दर्जनों ट्रकों में लगी है भीषण आग। बता दें, अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित कस्टम पोस्ट पर एक ईंधन टैंकर में धमाका हो गया। ये घटना शनिवार को अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में ईरानी सीमा पर स्थित इस्लाम कलेह चौराहे पर हुई है। मामले में ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि विस्फोट होने से कई ट्रकों में आग लग गई है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि विस्फोट का कारण क्या था। ईरान की ओर
से डोगरहोन कस्टम केंद्रों में आग फैल गई और दमकल विभाग, ईरानी सेना और सीमा बल आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर की और बढ़े तो 27 साल के शख्स ने जो बाइडेन और उनके स्टाफ का सिर कलम करने की दी है धमकी, अब मिल सकती है उसको यह बड़ी सजा। बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्हाइट हाउस में स्थित अन्य स्टाफ को एक 27 साल के शख्स ने सिर कलम करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा रही है। इस शख्स को हाल ही में संघीय अदालत में पेश किया गया। शख्स की पहचान डेविड काइली रिविस के तौर पर हुई है, जो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना का रहने वाला है। दोस्तों, डेविड फोन पर राष्ट्रपति सहित अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। बता दें आपको कि डेविड को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ दायर आपराधिक मामले की जानकारी तब तक नहीं दी गई दोस्तों, जब तक कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई। डेविड ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है और उस पर $2,50,000 का जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इस प्रकार के अपराध करने वालों की सजा क्या होनी चाहिए? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो चीन ने कोरोना मामलों के शुरुआती आंकड़े देने से किया इनकार। सवालों के अधूरे जवाब के साथ लौटी WHO की टीम। जी हां दोस्तों, चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई वाली टीम को कोरोना के शुरुआती मामलों के संबंध में डेटा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। कोरोना उत्पत्ति की जांच करने के लिए चीन गई WHO की टीम के सदस्यों में से एक ने इसकी जानकारी दी। टीम ने कोविड-19 के 174 मामलों के संबंध में डेटा की मांग की थी। ये मामले चीनी शहर वुहान में महामारी के शुरुआती चरण में सामने आए थे। इसके साथ दूसरे कई मामलों की जानकारी भी मांगी गई थी, लेकिन चीन ने मामलों की पर्याप्त जानकारी मुहैया नहीं कराई। WHO टीम के एक सदस्य और ऑस्ट्रेलियाई संक्रामक रोग विशेषज्ञ डोमिनिक ड्रॉवर ने इस बारे में बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास बड़ा धमाका, 7 लोग घायल, एक आत्मघाती हमलावर की इसमें हो गई है मौत। अगली खबर की बात करें तो नेपाल सरकार के खिलाफ भड़की महिलाएं, महिला सुरक्षा में लापरवाही के खिलाफ फूटा है गुस्सा। जी हां दोस्तों, महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की लापरवाही के खिलाफ नेपाल की महिलाओं का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। एक रेप और हत्याकांड के खिलाफ हफ्ते भर से जाजरकोट नाम के कस्बे में चल रहा आंदोलन शुक्रवार को राजधानी काठमांडू तक पहुंच गया। वृहत नागरिक आंदोलन के बैनर तले यहां सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक भी खेला गया और कविताएं भी पढ़ी गई। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सीधी बात में बोले गुलाम नबी आजाद, कहा उम्मीद नहीं थी कि जम्मू कश्मीर से 370 खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। अब इसके बाद उनके लिए आगे की राह कैसी होगी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद की स्थिति और वहां की शांति के बारे में कांग्रेस के दिग्गज नेता की क्या राय है? आपको बता दें सीधी बात में गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मरते दम तक मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय से ही कांग्रेस गांधी और नेहरू के बारे में पढ़ते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ को लेकर आजाद ने कहा कि पहले इंदिरा गांधी अटल की तारीफ किया करती थी तो अटल इंदिरा की तारीफ किया करते थे, अटल ने संजय गांधी की तारीफ की थी। साथ ही 370 पर उन्होंने कहा है दोस्तों कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी ये सोच नहीं सकता था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। जब तक इसे राज्य नहीं बनेगा तब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी और विकास भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या मानना है? ऐसे में आजाद की इन बातों का आप समर्थन करते हैं, हाँ या नहीं? बताइएगा जरूर दोस्तों कारण के साथ। ऐसे में अगली खबर की ओर चलें तो बीजेपी से ऑफर मिलने पर दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी का जताया आभार, कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा देने के एक दिन बाद कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का आभारी है कि उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए वे अभी समय लेना चाहते हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर बहस के दौरान उन्होंने अपने टीएमसी सदस्य के रूप में इस्तीफे की घोषणा कर दी थी और कहा था कि वे पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसके लिए
हुए घुटन महसूस कर रहे हैं। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा यूएन महासचिव पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दी गई है। दोस्तों बड़ी खबर है ये भी। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर डाली है। आकांक्षा 34 साल की है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऑडिट कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात है। आकांक्षा ने कहा है कि वो दुनिया के शीर्ष राजनयिक पदों के लिए चुनाव में खड़ी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने अरोड़ा फॉर एसजी कैंपेन की शुरुआत भी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उनको कांग्रेचुलेशन, बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों यूएन में महासचिव पद हासिल करने के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर, कहा आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कानून लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से शनिवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार नहीं है, हम इससे संबंधित कानून जरूर लेकर आएंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या मनोहर लाल खट्टर जी का ये बयान बिल्कुल सही है? आप समर्थन करते हो दोस्तों तो बताइएगा जरूर। अगली खबर की अगर बात करें तो रिंकू शर्मा के परिवार की मदद के लिए आगे आए भाजपा नेता कपिल मिश्रा सोमवार को देंगे 1 करोड़ रुपए की राशि। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई भाजपा कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या मामले में दिल्ली सरकार समेत विपक्ष की सभी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं। इसी बीच भाजपा नेता कपिल मिश्रा मृतक के परिवार की मदद के लिए आगे आए। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर 24 घंटे में करीब 50 लाख रुपए इकट्ठा किए। आने वाली 15 फरवरी तक परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पर, इस खबर पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो गुजरात में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 18 फरवरी से खुलेंगे। दोस्तों कोरोना महामारी के कारण करीब 11 महीने बंद रहे गुजरात के सभी स्कूलों को क्रमिक रूप से दोबारा खोला जा रहा है। स्कूल कॉलेजों को पहली बड़ी कक्षाओं के लिए खोला गया, माध्यमिक कक्षाओं को भी चालू किया जा रहा है। दोस्तों 18 फरवरी से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने गिनाए 370 हटाने के फायदे। कहा जम्मू कश्मीर में अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा कोई भी राजा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें जहां फास्टैग के बिना वाहन चलाया तो 15 फरवरी से भरना होगा दुगना टोल टैक्स। जी हाँ दोस्तों, देश भर के टोल प्लाजा पर सोमवार 15 फरवरी से सिर्फ फास्टैग से ही टोल टैक्स का भुगतान किया जाएगा। अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बगैर फास्टैग के वाहनों से दुगना टोल टैक्स वसूला जाएगा। आपको बता दें कि सरकार फास्टैग को लागू करने की समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है। सरकार ने 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था, लेकिन वाहन मालिकों को थोड़ी राहत देते हुए देश भर में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब बिना किसी छूट के 15 फरवरी से फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अंतिम खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना में नौकरियां ही नौकरियां, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए भारी मात्रा में निकली है वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के कई असैनिक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। कक्षा 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किन पदों पर भर्तियां होंगी, आवेदन कैसे करना होगा, चयन कैसे करना होगा, इन सभी की जानकारी दोस्तों आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीन को रोक करके एक एक चीज व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाएंगे दोस्तों। इससे जुड़े आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका तुरंत जवाब देंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को रोक के जरूर देख लीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। और अभी अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप